हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर का एरे के साथ सिमिलैरिटीज़ क्या है, वेक्टर को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वेक्टर के एडवांटेजेस क्या है एरे के ऊपर, और इसमें हम इनपुट और आउटपुट कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन। अगर वेक्टर को हमें इनिशियलाइज करना है तो हम वेक्टर को कैसे करेंगे। वेक्टर में हम लिखेंगे वेक्टर ऑफ डेटा टाइप और वेक्टर का नेम। फॉर एग्जांपल अगर हमें इंटीजर वेक्टर लेना है तो हम इंटीजर वेक्टर को लिखेंगे वेक्टर ऑफ टाइप इंटीजर और नेम ए। ये हो गया नॉन डिफाइंड साइज का। हम वेक्टर इसलिए यूज़ करते हैं एरे के ऊपर क्योंकि हम वेक्टर में कितने भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। जबकि एरे में हमें कस्टमाइज इनपुट लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें एरे इनिशियलाइज करना है तो हमें इंटीजर और ये n साइज़ का एरे इनिशियलाइज हो गया। लेकिन हम वेक्टर को बिना साइज़ के भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर हमें वेक्टर को भी अगर इनिशियलाइज करना है कोई पर्टिकुलर n साइज़ का वेक्टर, तो हम उसे इनिशियलाइज करेंगे वेक्टर इंट और सर्कुलर ब्रैकेट में हम उसका साइज़ मेंशन करेंगे। एंड अगर वेक्टर को हमें इनिशियलाइज करना है कोई पर्टिकुलर वैल्यू से, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक वेक्टर चाहिए जो कि n साइज़ का है एंड सभी वैल्यूज़ उसके ज़ीरो है, तो उसे हम ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। नाउ कि अब वेक्टर को इनपुट या आउटपुट कैसे ले सकते हैं। अगर हम डिफाइन साइज़ के वेक्टर की बात करें, अगर वेक्टर को हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है तब तो जैसे एरे में हम इनपुट लेते थे, एक लूप चलाओ और मैंने सी इन कर दिया हर एक इंडेक्स पे, या अगर आउटपुट लेना है तो उस केस में हम सी आउट कर देंगे सभी इंडेक्स को एक लूप में। तो हम ऐसे इनपुट या आउटपुट ले सकते हैं। अब अगर नॉन डिफाइंड साइज का इनपुट लेना है कि एक नॉन डिफाइंड साइज का वेक्टर मैंने बनाया कि वेक्टर ऑफ टाइप इंटीजर और ये नॉन डिफाइन है, तो इसके लिए हमें stl का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे stl जो होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कि एक होता है पुश बैक, एक होता है पॉप बैक और एक होता है साइज। ये तीन सबसे बेसिक stl है वेक्टर के। जैसे अभी a एम्प्टी वेक्टर है, अगर मैंने a में पुश बैक किया कोई एक रैंडम नंबर को जैसे 7, तो वेक्टर बना एंड उसमें 7 चला गया। अगर मैंने फिर से पुश बैक किया, लेट्स से कि मैंने 9 पुश बैक किया, तो 9 वेक्टर में चला गया। अगर मैंने पॉप बैक किया तो सबसे जो लास्ट एलिमेंट होगा वो पॉप हो जाएगा और वेक्टर फिर से हमारा रह गया बस 1 साइज का। अब साइज क्या होता है, तो साइज अगर कोई भी वेक्टर है, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक वेक्टर है जो कि 1 2 3 4 5 6, ये इसको वेक्टर का नाम दे देते हैं सपोज v। अगर मैंने लिखा v डॉट साइज, तो ये मुझे रिटर्न करेगा कि वेक्टर का लेंथ कितना है। सपोज ये केस में 6 आएगा। हम इसे एक इंटीजर में स्टोर कर लेंगे। ये हो गया वेक्टर के बेसिक एसटीएल्स, और एसटीएल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब कोड पे आते हैं कि हम वेक्टर को कैसे कर सकते हैं। अब अगर वेक्टर को यूज़ करना है कोड में, तो हमें ये एसटीएल या हमें इंक्लूड करना पड़ेगा वेक्टर को। ये जो वेक्टर हमने लिखा है ये हमें बेसिक ऑपरेशंस वेक्टर का करने देगा, जैसे कि साइज़ हो गया,
हमें पुश बैक करने देगा, हमें पॉप करने देगा, एक्सेट्रा। और वेक्टर डिफाइन करने के लिए ये हमने सबसे पहले वेक्टर को इंक्लूड कर लिया। नाउ अगर वेक्टर हमें डिफाइन करना है तो वेक्टर का हम ऐसा कोड करेंगे। ये नॉन डिफाइंड साइज का वेक्टर है जो कि a है। अब अगर इसमें a में मुझे इनपुट लेना है तो मैं a डॉट मैं लिखूँगा कि मुझे पुश बैक करना है, तो a डॉट पुश बैक जो भी नंबर मुझे पुश बैक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को a में पुश बैक करना है लेट सपोज 3, तो मैं ऐसे कोड कर सकता हूँ। ये हो गया नॉन डिफाइन साइज़ का वेक्टर। अब अगर डिफाइन साइज़ के वेक्टर को अगर लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे। अब ये हो गया वेक्टर ऑफ लेंथ n, लेकिन हम वेक्टर जब बनाए हैं n लेंथ का, ये मतलब नहीं है कि फिक्स लेंथ का हो गया। मैं इसमें फर्दर n एलिमेंट के बाद भी पुश बैक कर सकता हूँ। अब मैं इनपुट का कोड लिख लेता हूँ जल्दी से। मैंने n को इनपुट ले लिया है और n साइज़ का एक वेक्टर डिफाइन करके मैंने वेक्टर का इनपुट्स भी ले लिया है। लेट सपोज़ कि मुझे 6 साइज़ का अगर वेक्टर चाहिए और मैंने 1 2 3 4 5 6 इनपुट दिया है, तो अगर मैं इसको आउटपुट के लिए अगर अभी किया तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर मैं इसमें और 2 बार पुश बैक करता हूँ, लेट सपोज़ कि 7 और 8 को भी मुझे पुश बैक करना है वेक्टर में। लेट्स सी। अब मैंने 2 बार वेक्टर में पुश बैक किया है 7 और 8। अगर मैं अब भी आउटपुट लेने की कोशिश करूं और i लेस देन n वाला ही कंडीशन डालूं, तो ये वाला कोड डिस्प्ले करेगा 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि मैंने 7 और 8 को इंक्लूड ही नहीं किया है कि वो वाला इंडेक्स प्रिंट हो पाए। तो अगर मुझे पूरे इंड मतलब इंडेक्सेस को अगर प्रिंट करना है तो मुझे 0 से लेके साइज़ -1 तक ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अब मैं n को डिफ़ाइन कर लेता हूँ कि ये b डॉट साइज़ है। जैसे अभी मैंने n को b डॉट साइज़ किया, अगर मैं ये कोड को अभी सेव करके अगर बिल्ड करूँ तो ये मुझे आउटपुट देगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मुझे और एक एलिमेंट पुश बैक करके अगर मुझे वेक्टर का साइज़ रिटर्न करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 9 पुश बैक किया, अब मैंने 9 को पुश बैक कर दिया है, तो अब वेक्टर का अगर मुझे साइज़ पता करना है और उसे आउटपुट करना है तो मैंने लिख दिया है सी आउट साइज़ ऑफ b। अब b का साइज़ मैंने आउटपुट कर दिया है। तो अब जब मैं इसे कोड को बिल्ड करूँगा तो मुझे साइज़ की वैल्यू आनी चाहिए कि वेक्टर का साइज़ 9 है, जो कि हमें मिल रहा है। अब अगर मैं पॉप फंक्शन का यूज़ दिखाऊं, तो पॉप फंक्शन जो है वो एलिमेंट निकालने के लिए होता है और वो लास्ट एलिमेंट को पॉप कर देगा। तो अभी जैसे मैंने 9 को पुश बैक किया है, तो मैं जैसे ही पॉप का कोड लिखूंगा तो ये 9 को निकाल देगा। अब मैंने कंपैरिजन के लिए पॉप के पहले मैंने सी आउट कर दिया, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आउटपुट देना चाहिए, और मैंने 2 बार पॉप किया है। 2 बार पॉप करने से सबसे पहले 9 निकलेगा लास्ट एलिमेंट। 9 निकलने के बाद हमारे पास ये जो पहले से 8 था ये भी निकल जाएगा। तो अब मैं जब फाइनली आउटपुट दूंगा तो मुझे 1 से लेके 7 तक का आउटपुट मिलना चाहिए। तो अगर मैंने कोड को बिल्ड किया तो मुझे 7 तक आउटपुट मिला पॉप के बाद और 9 तक आउटपुट मिला पॉप के पहले। तो थैंक यू। वेक्टर में ये बेसिक ऑपरेशंस आज हमने देखा है। एरे के क्वेश्चंस और वेक्टर के डिफरेंट क्वेश्चंस एंड एप्लीकेशन हम एक साथ देखेंगे।